पूर्वोत्तर डायरी। नमस्कार श्रोताओं, पूर्वोत्तर डायरी के एक और नए अंक में आपका स्वागत। आज के इस अंक के साथ मैं हूं विशाल शर्मा। पूर्वोत्तर डायरी। पूर्वोत्तर डायरी में हर सप्ताह हम आपको लिए चलते हैं प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर भारत के उन हिस्सों में जहां पहाड़ सिर्फ ऊंचाई नहीं पहचान है, जहां नदियां सिर्फ बहती नहीं कहानियां बयां करती हैं, और जहां परंपराएं समय के साथ नहीं खोती बल्कि और समृद्ध होती चली जाती हैं। सिक्किम की शांत घाटियों से लेकर त्रिपुरा की झीलों तक, नागालैंड के पर्वों से लेकर मणिपुर की सांस्कृतिक आत्मा तक, पूर्वोत्तर प्रकृति और संस्कृति का जीवंत संगम है। आज के इस अंक में हम बात करेंगे हॉर्नबिल फेस्टिवल के 26वें संस्करण के भव्य समापन की। इसके बाद हम आपको सुनवाएंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के मणिपुर दौरे पर एक खास बातचीत, और फिर चलेंगे त्रिपुरा के उदयपुर, जहां सुख सागर झील सर्दियों में प्रवासी पक्षियों का स्वर्ग बन जाती है। और फिर बात होगी भारतीय ताइक्वांडो खिलाड़ी रूपा बेयोर की, जो वर्ल्ड रैंकिंग में अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ स्थान पर पहुंच गई हैं। और अंत में बात होगी सिक्किम के मंगन जिले में आयोजित वन अग्नि शमन जागरूकता कार्यक्रम की। सबसे पहले बात करेंगे त्योहारों के त्योहार की, हॉर्नबिल फेस्टिवल की। नागालैंड के किसामा नागा हेरिटेज विलेज में हॉर्नबिल फेस्टिवल का 26वां संस्करण एक भव्य समापन समारोह के साथ संपन्न हुआ। 10 दिनों तक चले इस उत्सव ने नागा जनजातियों की संस्कृति, नृत्य, संगीत, व्यंजन और शिल्प कौशल को दुनिया के सामने रखा। विशेष जानकारी के लिए सुनते हैं हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट। हॉर्नबिल फेस्टिवल का 26वां संस्करण किसामा के नागा हेरिटेज विलेज में एक भव्य समापन समारोह के साथ संपन्न हुआ। 10 दिवसीय उत्सव, जिसे अक्सर त्योहारों का त्योहार कहा जाता है, ने एक बार फिर भारत और दुनिया भर से हजारों आगंतुकों को नागा परंपराओं, संगीत, नृत्य, व्यंजनों और शिल्प कौशल के जीवंत प्रदर्शन को देखने के लिए एक साथ लाया, जो राज्य के सांस्कृतिक दिल की धड़कन को परिभाषित करता है। किसामा में यूनिटी प्लाजा में हवा, रंग, लय और उत्सव की गर्मी से भर गई थी, क्योंकि इस साल के हॉर्नबिल महोत्सव पर पर्दे गिर गए थे। त्योहार का संदेश देते हुए नागालैंड के उप मुख्यमंत्री टी.आर. जेलियांग ने इस बात पर जोर दिया कि हॉर्नबिल महोत्सव एक सांस्कृतिक कार्यक्रम से कहीं अधिक है, बल्कि एक ऐसा मंच है जहां नागालैंड अपनी समृद्ध विविधता, प्रतिभा और जीवित परंपराओं को दुनिया के सामने प्रस्तुत करता है। More than a celebration, it has served as a meeting ground where culture intersect, generation connect, and aspiration take shape. This festival is a testament to who we are as people, proud of our heritage, confident in our identity, and hopeful for our future. Let this spirit of togetherness not remain confined within the boundary of Kisama village, but extend into our daily lives. समापन समारोह में अरुणाचल प्रदेश के पर्यटन, शिक्षा, संसदीय कार्य मंत्री और आरडब्ल्यूडी पासांग दोरजी सोना, भारत में माल्टा गणराज्य के उच्चायुक्त रुबेन गोसी और भारत में आयरलैंड के दूतावास के उप राजदूत रेमंड मुलेन सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। इस बीच नागालैंड के पर्यटन मंत्री और महोत्सव के मेजबान तेमजेन इम्ना एलोंग ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे हॉर्नबिल महोत्सव समकालीन के साथ परंपरा को सामंजस्य पूर्ण रूप से मिश्रित करता है, जिससे ये संस्कृति, रचनात्मकता और समुदाय के लिए एक विकसित कैनवास बन जाता है। In every place, people speak about tribalism, many differences. We, the different tribes of Nagaland, choose to come here together in this festival of festivals, resonating our traditions, our ancient culture, our way of life, and yet with the contemporary music, arts, and way of the new imbibing methods to see progress
in the modern world of today. Hornbill truly takes with us the aspiration of the people of Nagaland in its fullness. उन्होंने 10 दिवसीय उत्सव में भाग लेने वाले लाखों पर्यटकों, भागीदारों और शुभचिंतकों को धन्यवाद दिया और उनसे आग्रह किया कि वे जहां भी जाएं, नागालैंड की कहानियों को ले जाएं। इस वर्ष के संस्करण में अब तक की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी दर्ज की गई, जिसमें 6 भागीदार देश ऑस्ट्रिया, माल्टा, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम शामिल हुए। साथ ही अरुणाचल प्रदेश भागीदार राज्य के रूप में शामिल हुआ। किसामा से परे हॉर्नबिल फेस्टिवल 2025 ने नागालैंड के कई जिलों में संस्करणों के साथ अपनी पहुंच का विस्तार किया, जिससे पूरे राज्य में उत्सव की भावना फैल गई। ग्रैंड फिनाले में आदिवासी प्रदर्शनों और आधुनिक कलात्मकता का एक चमकदार मिश्रण दिखाया गया, जो नागालैंड की जीवंत सांस्कृतिक टेपेस्ट्री को दर्शाता है। जैसे ही रात का आकाश चमक उठा, औपचारिक अलाव जलाया गया, प्रतीकात्मक रूप से इस वर्ष के समारोह के औपचारिक समापन को चिन्हित करता है। हॉर्नबिल महोत्सव साल दर साल नागा पहचान, एकता और गौरव की एक शक्तिशाली अभिव्यक्ति के रूप में खड़ा है, जो दुनिया को नागालैंड की जीवित परंपराओं के केंद्र में गहराई से खींचता है। मैरी मियासी की रिपोर्ट के साथ मैं वैष्णवी। और अब बात राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के मणिपुर दौरे की। इस बारे में हमारे साथ जुड़ रहे हैं इम्फाल संवाददाता और उनसे बात कर रहे हैं हमारे सहयोगी उत्पल कुमार। जे थोकचौम जी, अभी राष्ट्रपति का दौरा पूर्ण हुआ है। द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में मणिपुर के अपने दौरे के दौरान कौन कौन से कार्यक्रमों में भाग लिया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 11 दिसंबर को मणिपुर के अपने 2 दिवसीय दौरे पर इम्फाल पहुंची। अपनी मणिपुर दौरे के दौरान उसने राज्य में कई कार्यक्रमों में भाग लिया। मणिपुर पहुंचने पर उसने इम्फाल पोलो ग्राउंड में एक पोलो प्रदर्शनी मैच देखा। उत्पल जी, माना जाता है कि यह खेल मणिपुर में उत्पन्न हुआ था, जहां इसे सगोल कांगजे के नाम से जाना जाता था। बाद में राष्ट्रपति ने इम्फाल के सिटी कन्वेंशन सेंटर में एक नागरिक स्वागत समारोह में भाग लिया। वहां उन्होंने 260 करोड़ रुपए मूल्य की 12 परियोजनाओं का उद्घाटन किया और 1180 करोड़ रुपए के 14 परियोजनाओं का भी शिलान्यास भी की। ये परियोजनाओं स्वास्थ्य क्षेत्र, शिक्षा, सड़क और राजमार्ग, आदिवासी विकास, कृषि, विद्युत, सुरक्षा और प्रशासनिक, खेल, पेयजल और अन्य क्षेत्रों को शामिल करती है। मणिपुर के अपने दौरे के दूसरे दिन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुबह नुपी लाल दिवस 2025 में भाग लिया और इम्फाल के नुपी लाल मेमोरियल कॉम्प्लेक्स में मणिपुर की साहसी महिलाओं को पुष्प अर्पित किया। फिर वहां इम्फाल में श्री गोविंद जी मंदिर गई और वहां आरती और पूजा की। इसके बाद राष्ट्रपति सेनापति जिले गए और एक कार्यक्रम में भाग लिया। वहां उन्होंने 7 अलग अलग विकास परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया और 5 अन्य विकास परियोजनाओं के लिए आधारशिला भी रखी। ये मुख्य कार्यक्रम है जिनमें राष्ट्रपति मुर्मू ने मणिपुर के अपने दौरे के दौरान हिस्सा लिया। उत्पल जी। जी, राष्ट्रपति ने वहाँ जिन सभाओं को संबोधित किया है, उनमें उन्होंने किन किन बातों को रेखांकित किया है? उत्पल जी, मणिपुर के 2 दिवसीय दौरे के दौरान राष्ट्रपति ने 2 सार्वजनिक सभाओं का संबोधित किया, पहली इम्फाल में और दूसरी सेनापति में। जी। इन दोनों सभाओं में राष्ट्रपति मुर्मू ने मणिपुर के लोगों के लिए सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कल्याण और विकास परियोजनाओं की उजागर किया। उसने कहा कि ये परियोजनाएं रोजगार उत्पन्न करेंगी, राज्य में प्रगति होगी और साथ ही कहा कि सरकार राज्य के पहाड़ी और घाटी जिलों में समान विकास के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्रपति ने कहा कि ये परियोजनाएं मणिपुर की समावेशी विकास और राज्य के लोगों का सशक्तिकरण करने के सरकार की संकल्प को दर्शाती है। राज्य में हुए दुर्गापूर्ण हिंसा पर
दुख व्यक्त किया और कहा कि सरकार प्रभावित परिवारों के साथ खड़ी है। और राष्ट्रपति ने मणिपुर के लोगों को आश्वासन भी दिया कि भारत सरकार कम्युनल हार्मनी को मजबूत करने, सुरक्षा सुनिश्चित करने और मणिपुर को स्थिरता और विकास की दिशा में उसके सफर में समर्थन देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने मणिपुर के लोगों से शांति, भाईचारे और विकास के लिए उठाए जा रहे कदमों का समर्थन जारी रखने का आग्रह किया और राष्ट्रपति ने अपनी भाषण में मणिपुर और उसके लोगों की प्रकृति, संस्कृति, भाषा, परंपरा, विविधता और खेलों में प्रतिभा का भी प्रशंसा किया। लोगों से भी मुलाकात किए थे। मणिपुर की अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति ने आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों यानी इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन IDP से भी जाने जाते हैं और मराम जनजाति के नेताओं से मुलाकात की। उसने इम्फाल में अपनी आगमन की शाम को आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों यानी IDP से मुलाकात की और अगले दिन सेनापति जिले में भी IDP से मिली। IDP वे लोग हैं जो मई 2023 में मणिपुर में हुई जातीय हिंसा के बाद राहत शिविरों यानी रिलीफ कैंपों में शरण ले रहे हैं। वे प्रभावित परिवार हैं और सरकार उनके पुनर्वास और पुनर्स्थापन के लिए विभिन्न उपाय कर रही है। वहाँ सेनापति जिले में मणिपुर के मराम जनजाति के नेताओं से भी मिली। मराम जनजाति मणिपुर में एकमात्र जनजाति है जो पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स कैटेगरी में आता है और उनका पॉपुलेशन जो है अराउंड 43,000 ही है। उत्पल जी, तो क्या इसके बाद लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? लोगों की प्रतिक्रिया के बारे में बताई जाए तो अब मणिपुर जो है अब जातीय हिंसा के कारण हुए विनाश और अविवाद से शांतिपूर्ण और भाईचारे की ओर धीरे धीरे प्रगति कर रहा है। सरकार प्रभावित परिवारों के लिए आत्मविश्वास बढ़ाने, सुरक्षा और पुनर्वास के लिए विभिन्न उपाय कर रही है। ऐसी स्थिति में देश के सर्वोच्च पद यानी राष्ट्रपति का मणिपुर का दौरा मणिपुर के लोगों के प्रति सरकार की स्थिति को मजबूत कर रहा है। मणिपुर के लोग महसूस करते हैं कि इन परियोजनाओं का जिनका उद्घाटन और शिलान्यास राष्ट्रपति द्वारा किया गया निश्चित रूप से मणिपुर को अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा और लोगों को बेहतर जीवन प्रदान करेगा। नुकीलान मणिपुर का एक प्रमुख आयोजन है और अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू ने इस अवसर पर भाग लिया और मणिपुर के साहसी महिलाओं को पुष्प अर्पित किया। वहाँ नुकीलान में भाग लेने वाली पहली राष्ट्रपति बनी और मणिपुर के लोग इससे बहुत उत्साहित है। राष्ट्रपति मुर्मू का मणिपुर की यात्रा वास्तव में मणिपुर के लोगों के लिए एक अच्छा संकेत है और सभी आशा करते हैं कि जल्द ही शांति स्थापित होगी और राज्य में प्रगति आगे बढ़ेगी। उत्पल जी, धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और हमारे श्रोताओं को सभी जानकारी देने के लिए। धन्यवाद। अब बात त्रिपुरा की, जहां सर्दियां अपने साथ पंखों की सरसराहट लेकर आती हैं। प्रकृति की शांत भव्यता से लिपटा त्रिपुरा सर्दियों में एक अनोखा दृश्य प्रस्तुत करता है। उदयपुर की सुख सागर झील हर साल दूर दराज देशों से आए रंग बिरंगे प्रवासी पक्षियों का बसेरा बन जाती है। सुबह की पहली किरण के साथ झील का किनारा पक्षियों की चहचहाहट, पंखों की फड़फड़ाहट और रंगों की छटा से जीवंत हो उठता है। पर्यटक और पक्षी प्रेमी इस अद्भुत नजारे को देखने तड़के सुबह से ही झील के किनारे जुटने लगते हैं। एक रिपोर्ट। प्रकृति की शांत भव्यता में लिपटा त्रिपुरा अपने भूदृश्य में अनगिनत खजाने समेटे हुए है। इसकी सौम्य सुंदरता केवल भारत के विभिन्न कोनों से आने वाले यात्रियों को ही आकर्षित नहीं करती, बल्कि देश की सीमाओं से दूर बसे लोगों को भी एक मौन निमंत्रण देती है। जैसे लोग इस धरती की ओर खिंचे चले आते हैं, वैसे ही दुर्लभ और रंग बिरंगे प्रवासी पक्षी भी हर सर्दी में यहाँ की बड़ी जलराशियों की ओर लौट आते हैं। इन्हीं में से एक उनका सबसे प्रिय बसेरा है उदयपुर की सुखसागर झील। सर्दियों के आगमन के साथ ही सुखसागर झील मानो नए जीवन से भर उठती है। मंदिरों और झीलों के शहर के रूप में प्रसिद्ध उदयपुर में उस समय एक नई छटा बिखर जाती है जब दूर दराज क्षेत्रों से हजारों मील की यात्रा तय कर प्रवासी पक्षियों के झुंड यहाँ उतरते हैं। हर सुबह पंखों की फड़फड़ाहट, रंगों और मधुर
कलरव के साथ होती है जो इस जलाशय को एक जीवंत चित्र की तरह सजा देती है। इस अद्भुत दृश्य को निहारने के लिए पर्यटक सुबह से ही झील के किनारे जुटने लगते हैं, जहां पक्षी पानी की चमकदार सतह पर उड़ते, भोजन करते और विश्राम करते दिखाई देते हैं। वन विभाग इस प्राकृतिक नजारे को बिना किसी व्यवधान के सुरक्षित रखने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। नियमित परामर्श जारी करने से लेकर आसपास के क्षेत्र की कड़ी निगरानी तक अधिकारी आगंतुकों को ये स्मरण करा रहे हैं कि वन्य जीव संरक्षण नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना या कारावास तक हो सकता है। उद्देश्य स्पष्ट है, पक्षियों को उनके अस्थायी शीतकालीन बसेरे में शांति मिल सके। और इस प्रकार हर सर्दी में सुख सागर झील केवल एक पर्यटन स्थल भर नहीं रह जाता, ये प्रकृति और विस्मय का संगम बन जाती है। इस बात की याद दिलाती है कि त्रिपुरा के लोग अपने पर्यावरण से कितनी गहराई से जुड़े हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए इन उपहारों को संरक्षित करना कितना आवश्यक है। ठंडी सुबह के आसमान में जब पक्षी उड़ान भरते हैं तो वे अपने पंखों पर सवार एक संदेश छोड़ जाते हैं। जहां देखभाल और जिम्मेदारी साथ साथ चलती है, वहीं सौंदर्य खिलता है। और अब बात अरुणाचल प्रदेश की 24 साल की रूपा बेओर की, जो ताजा वर्ल्ड रैंकिंग में 8वें नंबर पर पहुंचने वाली भारत की पहली ताइक्वांडो खिलाड़ी बन गई हैं। आइए सुनते हैं, हमारे संवाददाता विशेष शुक्ला ने रूपा बेओर के साथ ये खास बातचीत की। नमस्कार रूपा जी। नमस्ते। सबसे पहले आप विश्व ताइक्वांडो में 8वां स्थान हासिल करने के लिए बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने ये जो मेडल जीता अभी वर्ल्ड ताइक्वांडो प्रेसिडेंट कप में जी, और इसके बाद आपको ये रैंकिंग में इजाफा हुआ है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? मैंने जो अभी जस्ट रिसेंटली मैंने वर्ल्ड ताइक्वांडो प्रेसिडेंट कप जीत के आया था। मुझे तो अच्छा लग रहा है बहुत, काफी मुझे इस बार, क्योंकि मेरा चैंपियनशिप का कैलेंडर इवेंट्स का जो मेरा लास्ट इवेंट था इस साल का, तो मुझे बहुत इंजरी होने का बावजूद भी मुझे काफी अच्छा लगा, तो अच्छा ही था मुझे मेरे लिए। तो पूर्वोत्तर से बहुत प्लेयर निकलते हैं, जैसे मैरी कॉम निकली, वो बॉक्सिंग में मीराबाई चानू, और अब आप एक बड़ा नाम बन चुकी हैं। तो पूर्वोत्तर में जो फाइटिंग स्पिरिट है वो आप कैसे उसको बताएंगी? कि नॉर्थ ईस्ट में नेचुरली है, मतलब जैसे कि बचपन से ही सब अपनी मतलब फाव पे करना बहुत सही रखते सभी को, तो उसी हिसाब से मतलब अगर आप उनको थोड़ा मौका देंगी तो वो बच्चे बहुत आगे जा सकते हैं। और भी तो हमें तो मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मतलब मुझे बहुत मौका मिला आगे जाने की, जैसे कि मुझे अपना नाम कमाने का या फिर मुझे जो कुछ करने का मौका मिला। अगर नोटिस में किसी बच्चे को अगर मौका देगा वो कभी गवाएंगे नहीं, वो हमेशा मतलब आगे जाएंगे। बहुत मतलब इस चीज के लिए बहुत थैंकफुल होती भगवान से कि मुझे नोटिस में ही जन्म दिया, तो बहुत अच्छी हूँ मुझे उस चीज के लिए। आप अरुणाचल प्रदेश के सिप्पी गांव से आती हैं और वहां पर खेल की कैसी सुविधाएं हैं? आपने जब अपने खेल की शुरुआत की और तब से लेकर अब तक का सफर आपका कैसा रहा है? मैं जब स्टार्ट किया था, मैंने 2013 में स्टार्ट किया था, बट मैं ताइक्वांडो जो है डिसिप्लिन है उनसे अलग कैटेगरी में डिसिप्लिन में था, जैसे कराटे हो गया। तो एक्चुअली हमारे जो छोटा सा गाँव था, तो मैं अपने गाँव से जस्ट हमारे टाउन में आया था। मेरे जो अंकल है, मैं इस लाइन में जैसे घुसा, एक्चुअली मेरे अंकल ने मुझे इस चीज के लिए फोर्सफुली किया था स्पोर्ट्स खेलने के लिए, क्योंकि उनको बहुत आइडिया था आगे चीज के लिए। तो मुझे कराटे मैंने 2 इयर्स सीखा था, तो उसके बाद मेरे अंकल ने मुझे आगे भेजा था ये चीज के लिए कि ताइक्वांडो में मुझे जाने के लिए। जी हाँ। और रूपा जी, आपने शुरुआत करी जो मेडल जीतने की, वो G2 वर्ल्ड ताइक्वांडो चैंपियनशिप से करी थी, जहां आपने ब्रॉन्ज मेडल जीता, सिल्वर मेडल जीता। उसके बाद 2024 में आप पहली भारतीय महिला बनी जिन्होंने एशियन चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जिताया। और उसके बाद फिर चाहे ऑस्ट्रेलियन ओपन हो या कोई भी दूसरा टूर्नामेंट हो, आप लगातार अपने प्रदर्शन को बहुत ही बेहतर करते हुए आ रही हैं। इसके लिए तो मैं सबसे पहले मेरा कोच को मैं हमेशा थैंकफुल करता। हमारे जो एकेडमी के इंडो कोरियन ताइक्वांडो एकेडमी का जो कोच है अभिषेक दुबे सर मास्टर, उनकी वजह से मैं आई थिंक ये सब कर पाया। हमारे एक्चुअली वो गोल था ही नहीं ना हम कभी, क्योंकि हम इतना छोटा विलेज से आता है कि हम वो लेवल तक कभी किसी ने देखा या भी नहीं है हमें वो लेवल तक जा सकते हैं बोल के, तो हमें वो कभी मौका नहीं मिला और ना ही कभी ये सपना कभी मेरा कभी गोल भी नहीं था। बट उन्होंने, मेरा जो कोच था, उन्होंने मुझे
मुझे बहुत इस चीज के लिए आगे जो जितने भी आज मुझे मेडल मिले उनके थ्रू मैं अभी भी उनके अंदर में हूँ। तो जितना मैंने मेडल जीता है सब मेरे कोच के अंदर मैंने जीते है। तो ये सब तो एक ही इंसान था जो ये सब कर सकता था, वो ही मेरा कोच था। इसकी वजह से आज तक मुझे कुछ तकलीफ नहीं हुआ है, कभी किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। हमेशा मेरा कोच हर एक चीज के लिए रेडी। मेरा काम सिर्फ खेलना था, ट्रेनिंग करना था, जो कि उन्होंने कभी प्रॉब्लम फेस करने ही नहीं दिया। तो मुझे उस चीज के लिए बहुत थैंकफुल हूँ और मैं बहुत अच्छा लगता है। आज भी मुझे बहुत खुश हूँ इस चीज के लिए, मुझे ये चीज का मौका मिला। जैसा कि आपने बताया कि आप लगातार प्रदर्शन अच्छा करते हुए आ रही हैं और इसमें आपके कोच की बहुत बड़ी भूमिका है। जानना चाहेंगे कि 2026 में जो एशियन गेम्स होने हैं उसमें आपको टारगेट एशियन गेम्स 2026 के ग्रुप में रखा गया है। किस तरीके से आप तैयारी अपनी कर रही हैं और आप कैसे अपने खेल को और बेहतर करने के लिए लगातार कोशिश कर रही हैं? 2026 के लिए हमें एशियन गेम्स के लिए मुझे लिया गया है ताइक्वांडो से। तो उस चीज के लिए गवर्नमेंट भी मुझे काफी सपोर्ट दे रहे हैं इस चीज के लिए, जैसे कि मुझे चैंपियनशिप खेलना हो, जो भी करना है मुझे बहुत साथ दे रहे हैं। मैं तो 2021 से स्टार्ट किया ये तैयारी। तो मतलब लोग अभी सिर्फ जानने लगे टारगेट एशियन गेम्स बोल के। हम अगर अरुणाचल में पहले था तो हम मुंबई इसीलिए मूव किया था कि 2024 को जो एशियन गेम्स हो गया, 2023 को जो एशियन गेम्स हो गया है उस पे हमको पार्टिसिपेट करने के लिए उसके लिए तैयारी एक्चुअली कर रहा था। बट हमारा गोल पहले से ही था ये चीज के लिए 2026 के लिए। तो ये मेरा तैयारी तो 21 से स्टार्ट हो गया, बट अभी मैं गवर्नमेंट के अंदर में है तो इस चीज के लिए तो वहां से मैं अभी कर रहा हूँ। तो मुझे उसी चीज के लिए मैं तैयारी मुझे बहुत अच्छा है और बहुत काफी इंजुरी है बट मैं वो रिकवरी हो जाएगा जल्दी। बट मैं उसके लिए तैयार हूँ और 26 के लिए भी मैं रेडी हूँ अभी गेम्स 26 के लिए भी। जी हाँ, और अब आप अपने आगे के सफर को कैसे देखते हैं कि किस तरीके से आपको प्रदर्शन करना है? आगे के लिए तो सिंपल है, मैंने जितना मेहनत किया है वो आगे दिख रहा है। ऑब्वियसली रिजल्ट देखेंगे। अगर मेहनत नहीं किएंगे तो शायद रिजल्ट नहीं भी आएगा। तो वो आगे तो मैं अब हमेशा अच्छा ही दिखता हूँ। तो फिलहाल तो मैं उतना में रुकता हूँ कि मैं अपना हिसाब से जो मैंने कितना मेहनत किया है उस हिसाब से मैं दिखता हूँ। इसके साथ हम आपसे एक चीज और जानना चाहेंगे कि अब आप अपने जो पूर्वोत्तर से जो और लड़कियां ताइक्वांडो जैसे खेलों में आना चाहेंगी उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं हमेशा इतना ही सिर्फ बोलना चाहूंगी कि बहुत अच्छा मौका है ये प्लेयर के लिए, मतलब नॉर्थ ईस्ट की जो स्पेशली गर्ल्स फीमेल्स के लिए तो बहुत अच्छा मौका है। क्योंकि हम कभी ये सपना आज ये दुनिया नहीं देख पाता था। शायद अगर मैं ये ताइक्वांडो में या घुस के स्पोर्ट्स का थ्रू घुस के मैं अगर ये दुनिया मतलब कभी मैं देख ही नहीं पाता था। तो स्पोर्ट्स का थ्रू मुझे बहुत अच्छा लाइफ मिला, बहुत अच्छा दुनिया दिखाई दी। तो मैं तो हमेशा ये बोलना चाहूंगा कि आप लोग भले हर किसी का जो पढ़ाई लिखाई सही नहीं रहता है तो कोई बात नहीं, लेकिन कुछ ना किसी का पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छा होता है, किसी का ये बहुत अच्छा होता है। मैं तो हमेशा ही रिकमेंड करूंगा कि स्पोर्ट्स बहुत अच्छा चीज है। जो स्पोर्ट्स के थ्रू आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी इतना बढ़ता है। तो मैं तो हमेशा वही बोलना चाहूंगा कि प्लेयर मतलब जो भी फीमेल है स्पेशली, तो उन लोगों को मैं हमेशा ज्वाइन करने के लिए मैं वही बोलना चाहूंगा। कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। श्रोताओं, अब कार्यक्रम का अंतिम लेकिन बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा, चलते हैं सिक्किम के मंगन जिले की ओर। सिक्किम में वन एवं पर्यावरण विभाग के मंगन टेरिटोरियल डिवीजन द्वारा जिला पंचायत भवन मंगन में वन अग्निशमन और रोकथाम को लेकर एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य था स्थानीय समुदायों, पंचायत प्रतिनिधियों और विभिन्न हितधारकों को वन अग्नि की रोकथाम, शीघ्र पहचान और प्रभावी प्रतिक्रिया के लिए शिक्षित और सशक्त बनाना। एक रिपोर्ट। वन और पर्यावरण विभाग के मंगन टेरिटोरियल डिवीजन ने मंगन जिला पंचायत भवन में फॉरेस्ट फायर मिटिगेशन पर एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। समुदायों, स्थानीय प्राधिकरणों और अन्य हितधारकों को शिक्षित और सशक्त बनाने तथा वन अग्नि की रोकथाम, शीघ्र पहचान और प्रभावी प्रतिक्रिया के उद्देश्य से आयोजित इस कार्यक्रम में डीएफओ वन और पर्यावरण विभाग,
मंगन श्री मजील खरेल, एससीएफ मंगन श्री नरेंद्र सापकोटा, अग्निशमन और आपातकालीन सेवा मंगन के सब इंस्पेक्टर श्री चौपेल दोरजी भूटिया, पंचायत अध्यक्ष रिंगहिम नापटम श्री शरद भूटिया, पंचायत अध्यक्ष सिहिक सेंटम सुश्री फुरकित लेपचा, पंचायत सदस्य, विभिन्न संयुक्त वन प्रबंधन समितियां, रेंज अधिकारी, ब्लॉक अधिकारी, क्विक रिस्पांस टीम, वन तथा पर्यावरण विभाग मंगन और अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा मंगन के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में जोंगू रेंज के रेंज अधिकारी श्री ओंगे लेपचा ने मुख्य भाषण प्रस्तुत किया। उन्होंने वन अग्नि के विभिन्न कारणों, प्रकारों और उत्पत्ति पर प्रकाश डाला। उन्होंने आंकड़े प्रस्तुत करते हुए बताया कि 95% वन में अग्नि की घटना मानव गतिविधियों के कारण होती है, जबकि केवल 5% प्राकृतिक कारणों से होती हैं। इससे ये साफ होता है कि मानवीय लापरवाही या जानबूझकर की गई गतिविधियां वन में आग लगने की मुख्य वजह हैं, जबकि बिजली गिरने जैसे प्राकृतिक कारण की भूमिका बहुत सीमित है। श्री लेपचा ने वन अग्नि से होने वाले गंभीर पर्यावरणीय नुकसान जैसे जैव विविधता की हानि, आवासों का नाश, मृदा संरक्षण पर प्रभाव तथा जीवन और संपत्ति की क्षति पर भी प्रकाश डाला। अग्निशमन और आपातकालीन सेवा मंगन के सब इंस्पेक्टर श्री चौपेल दोरजी भूटिया ने अपने संबोधन में कहा कि वनों की सुरक्षा और संरक्षण प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा क्योंकि मानव जनित वन अग्नियां अधिकांश घटनाओं के लिए जिम्मेदार हैं, इसलिए हर व्यक्ति को जिम्मेदार और सुरक्षित अग्नि व्यवहार अपनाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि कैंप फायर को पूरी तरह बुझाना, वन क्षेत्रों में कचरा न जलाना और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना देने जैसे सरल उपाय जोखिम को काफी हद तक कम कर सकते हैं और पर्यावरण, वन्यजीव तथा आसपास के समुदायों की रक्षा कर सकते हैं। अपने संबोधन के अंत में उन्होंने गर्व के साथ बताया कि पिछले 2 वर्षों में जिले में एक भी वन अग्नि की घटना दर्ज नहीं हुई है, जो समुदाय के सामूहिक प्रयासों और बढ़ती जागरूकता का परिणाम है। मुख्यालय मंगन के रेंज अधिकारी श्री सुपेंद्र सुब्बा ने वन अग्नि शमन पर एक व्यापक पावर पॉइंट प्रस्तुति दी। उन्होंने आकस्मिक, जानबूझकर और योजनाबद्ध वन अग्नियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी तथा उनके कारणों, प्रभावों और उनसे निपटने के लिए आवश्यक निवारक उपायों को समझाया। श्री सुब्बा ने वन अग्नि शमन के विभिन्न निवारक उपायों पर भी प्रकाश डाला और प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों तरीकों की व्याख्या की। अप्रत्यक्ष उपायों के अंतर्गत उन्होंने स्थानीय समुदाय के सहयोग, जन जागरूकता, प्रोत्साहन और पुरस्कारों की भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने लोगों को सतर्क करने के लिए संकेतक बोर्ड और सूचनात्मक नोटिस के महत्व को भी रेखांकित किया। प्रत्यक्ष उपायों के अंतर्गत उन्होंने अग्नि पूर्वानुमान, वन अग्नि की शीघ्र पहचान के लिए मॉडरेट रेजोल्यूशन इमेजिंग स्पेक्ट्रो रेडियोमीटर तकनीक के उपयोग और जोखिम कम करने की रणनीतियों जैसे नियंत्रित दहन और आग की रोकथाम के लिए फायर लाइनों के निर्माण की जानकारी दी। उन्होंने वन अग्नि प्रबंधन और नियंत्रण योजना के बारे में भी बताया, जो केंद्र प्रायोजित योजना है और राज्यों को वन अग्नियों से निपटने में सहायता प्रदान करने के लिए समर्पित है। कार्यक्रम के प्रारंभ में डीएफओ और एसीएफ ने प्रतिभागियों को वन अग्नि शमन से संबंधित जागरूकता पोस्टर वितरित किए। इस अवसर पर अग्निशमन उपकरणों की एक प्रदर्शनी भी लगाई गई। सरोज चेत्री की रिपोर्ट के साथ पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं सरफिरोजी। तो श्रोताओं, इसी के साथ पूर्वोत्तर डायरी का ये अंक यहीं समाप्त होता है। हमें उम्मीद है कि पूर्वोत्तर की ये कहानियां आपको न सिर्फ जानकारी देंगी, बल्कि इस क्षेत्र से भावनात्मक रूप से भी जोड़ेंगी। इस कार्यक्रम के संबंध में आप अपनी प्रतिक्रिया हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। ये कार्यक्रम आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। आलेख और संकलन उत्पल कुमार, प्रस्तुति सहायक दानिश जैदी।
पूर्वोत्तर डायरी।